24 नवंबर 2024 को एक कुत्ता एक गोश्त का टुकड़ा लेकर भाग रहा था और उसके पीछे कई सारे कुत्ते पड़े हुए थे वो उससे छीनने के लिए। और जब गांव वालों की नजर जाती है तो पता चलता है कि ये जो कुत्ते के मुंह में टुकड़ा है मांस का, वो किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का हाथ का टुकड़ा है। गांव वाले देखकर हैरान हो जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है और उसके बाद जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है, सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गांव वाले परेशान हो जाते हैं और शायद इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज जरूर सीखने को मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है वो है झारखंड के खूंटी जिला की, और इसके गंज एक सरियागढ़ करके थाना क्षेत्र आता है और उसके एक गांव की ये सच्ची घटना है। 24 नवंबर 2024 को जब वो मांस का टुकड़ा लेकर कुत्ता वहां से जा रहा था, गांव वाले देखते हैं और गांव वाले तुरंत ही पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, साथ ही उस कुत्ते के मुंह से जैसे तैसे करके उस मांस के टुकड़े को हटाया जाता है और पता चलता है कि ये हाथ का ही टुकड़ा है, जो ताजा नहीं है। लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं इस टुकड़े को कटे हुए शरीर से, जो उस टुकड़े की हालत थी। चारों तरफ अब हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि ये गांव की बात थी। साथ ही जो पुलिस होती है, इसका कई सर्च टीम का गठन किया जाता है, मुखबिर लगाए जाते हैं और साथ ही जो डॉग स्क्वाड की टीम होती है उसे बुलाया जाता है कि आखिर ये टुकड़ा आया तो आया कहां से। डॉग स्क्वाड की मदद से इधर उधर ढूंढा जाता है और एक के बाद एक कई सारे टुकड़े कुछ डॉग स्क्वाड को, कुछ जो मुखबिर थे, जो साथ में टीम थी, जो सर्चिंग टीम में लगी हुई थी, उनको एक के बाद एक कई सारे टुकड़े मिल जाते हैं, लगभग 50 से 60 टुकड़े। और उनको जब एक जोड़ा जाता है तो इस तरीके से पूरा का पूरा वो इंसान का शरीर बन जाता है। जब इसे खोजबीन में पुलिस दूर दूर तक सर्च अभियान चला रही थी, तभी एक झाड़ी के पास जंगली एरिया में एक बैग मिलता है। रेड कलर का बैग था, छोटा सा बैग था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। उसमें कुछ लड़की के सामान थे, कपड़े वगैरह थे और साथ में उसमें एक वोटर आईडी पड़ा हुआ था। पुलिस जब वोटर आईडी देखती है, सॉरी आधार कार्ड पड़ा हुआ था, और जब आधार कार्ड देखती है तो पता चलता है कि इस लड़की का नाम दिव्या है, जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है। और तुरंत ही जो एड्रेस लिखा था उस पे पुलिस कांटेक्ट करती है तो पता चलता है कि उस एड्रेस पे सिर्फ एक औरत रहती है, जो इस लड़की दिव्या की माँ थी। माँ अकेली थी, पिता थे नहीं। माँ और बेटी ही पूरे परिवार में थी। जब माँ को इस बात की खबर दी जाती है, माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसे झारखंड बुलाया जाता है और साथ ही उसकी बेटी के जो कटे हुए टुकड़े थे वो उसकी माँ को दिखाए जाते हैं। माँ उसे पहचानती है, रोती भी लगती है। पुलिस जब माँ से पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ थी, तुम्हारी बात कब से नहीं हुई, क्या कैसे, तो माँ कहती है कि मेरी लास्ट बात मेरी बेटी दिव्या से 8 नवंबर को हुई थी। मेरी बेटी दिव्या अपने प्रेमी बॉयफ्रेंड नरेश भोगरा के साथ लिव इन में रहती थी, एक ही कमरे में वो रहती थी। साथ ही जब 8 नवंबर को उससे मेरी बात हुई थी तो उसने मुझे यही बोला था कि मैं नरेश के साथ उसके घर जा रही हूँ, यानी कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मैं वहाँ शादी करूंगी, आपको भी वहाँ आना है और उसके बाद मैं नरेश के घर में रहूंगी। और उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। मैं भी ज्यादा उसको कॉल करती नहीं थी दिन भर, और जब मैं दूसरे दिन कॉल लगाने की कोशिश करती हूँ कि तुम पहुंची या नहीं पहुंची, तो उसका फोन लगा नहीं। मैंने सोचा कि बॉयफ्रेंड के साथ है, कहीं बिजी होगी, अब इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ है, और मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि ये आज की बात नहीं थी। काफी महीनों से वो बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी, जिसका मैंने शुरू में विरोध भी किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी थी और इस वजह से मेरी कुछ खास बातचीत मेरी बेटी से होती नहीं। अब जो दिव्या की माँ होती है, उससे नरेश के बारे में जानकर पुलिस को ये सीधा यकीन होता है कि इस हत्याकांड में नरेश का हाथ जरूर होगा। नरेश का नंबर उसकी माँ से लिया जाता है, साथ ही उसकी लोकेशन देखी जाती है और जब लोकेशन से पता चलता है तो लोकेशन में
झारखंड के एक गांव में नरेश का एड्रेस आता है जहां उसका मोबाइल एक्टिव होता है। पुलिस वहां पहुंचती है। नरेश आराम से अपने घर में था और जब घर जाती है पुलिस तो पता चलता है कि नरेश तो पहले से ही शादीशुदा है। उसकी पत्नी भी घर में है और साथ ही कोई बहुत पुरानी शादी नहीं है, अभी शादी को महज 2 से 3 महीने ही हुए हैं। पुलिस हैरान हो जाती है। तुरंत ही नरेश को गिरफ्तार किया जाता है और उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। और जब नरेश से पूछताछ शुरू होती है तो बहुत ही जल्द नरेश टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल करता है। नरेश कहता है कि वो झारखंड के का रहने वाला था, लेकिन कुछ ही महीनों पहले वो तमिलनाडु गया था काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। वहाँ एक मीट की दुकान में उसको नौकरी मिलती है। वहाँ वो मीट काटने का काम करता था, मांस वगैरह काटने का काम करता था। और वहीं रहते हुए कुछ समय के बाद इस दिव्या नाम की लड़की, जो कि तमिलनाडु की ही रहने वाली थी, उससे मेरी मुलाकात होती है। धीरे धीरे हमें बातचीत शुरू होती है। बातचीत शुरू होने के बाद हम दोनों में प्यार हो जाता है। बातचीत में मुझे ये भी पता चलता है कि जो लड़की दिव्या है उसकी सिर्फ माँ है और उसका कोई भी नहीं है। और हम जब प्यार करते थे तो इस दौरान हम मैं दिव्या से कहता हूँ कि हमें एक साथ रहना चाहिए। तो दिव्या इस पे एक बार में तैयार हो जाती है। उसकी माँ उसे मना करती है लेकिन फिर भी वो नहीं मानती और मैं और दिव्या एक साथ एक कमरे में लिव इन में रहने लग जाते हैं। वक्त गुजरता रहता है, कुछ महीने गुजर जाते हैं। मैं आराम से वहां रह रहा था, लेकिन इसी बीच मैं गांव आता हूँ, अपने झारखंड राज्य का जो मेरा गांव था, क्योंकि सबका घर से फोन आ रहा था कि काफी वक्त हो गया आप आए नहीं हो, इसलिए मैं अपने गांव आता हूँ। और गांव आने के बाद मुझे मेरे माँ बाप बताते हैं कि तुम्हारी शादी के लिए हमने एक लड़की देख रखी है, बहुत सुंदर लड़की है, तुम एक बार उसे देख लो फिर आगे की बात तय करेंगे। नरेश कहता है कि मैं बोलता हूँ ठीक है। उस समय मेरे दिमाग में यही था कि मुझे शादी तो करनी नहीं है, बट घर वाले बोल रहे हैं तो लड़की देख लेता हूँ। और जब मैं लड़की देखने जाता हूँ, लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसे देखते ही मैं फिदा हो जाता हूँ। और मैं घर आकर तुरंत ही अपने माँ बाप को कहता हूँ कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन जितना जल्दी हो सके मेरी शादी करवा दो। और इस तरीके से आनंद फानन में नरेश की शादी हो जाती है। एक तरफ जहां उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या उसको बार बार फोन कर रही थी कि वो कब आ रहा है, इतना लंबा समय कहाँ है, तो वो कह रहा था कि घर में कुछ इमरजेंसी है, कुछ काम हो गया है, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, जल्द ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दिव्या वहां इंतजार में थी कि उसका बॉयफ्रेंड नरेश आएगा, उसके साथ शादी करेगा। और यहाँ नरेश पहले ही शादी कर चुका था। कुछ वक्त गुजर जाता है, फिर नरेश सोचता है कि अब वहीं जाना चाहिए, क्योंकि पैसों की भी कमी हो रही थी, पैसे भी कमाएंगे। और उसे ये भी था कि दिव्या के तो वहां है ही, उसके साथ मैं लिव इन में रहूंगा, मजे करेंगे, यहाँ भी एक बेबी वहां भी एक बेबी। यही सोचकर नरेश तमिलनाडु वापस जाता है। अब जब वहां जाता है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड दिव्या थी वो जिद करने लगती है कि तुम इतने दिनों के बाद आए हो, इस बार जब भी तुम गांव जाओगे मुझे लेकर ही जाओगे और मुझे तुमसे शादी करनी है, बहुत हो गया। नरेश टालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दिव्या थी कि वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और इस तरीके से अब जो नरेश था वो परेशान हो जाता है कि आखिर अब वो क्या करे, क्योंकि घर पे तो ऑलरेडी उसकी वाइफ थी और वाइफ बहुत खूबसूरत थी, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस दिव्या का ही काम तमाम कर दूं। सोचता है एक अकेली माँ है जो ऑलरेडी अपनी बेटी से नाराज चल रही है, वो इतना कोई ज्यादा ध्यान देती नहीं। 10-20 दिन गुजर जाते हैं, अपनी बेटी को फोन तक नहीं करती, क्योंकि वो लिव इन में रहता था तो सब कुछ उसे पता था। और इसीलिए वो प्लान बनाता है और दिव्या को कहता है 8 नवंबर के दिन कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाऊंगा, अपने घर ले चलूंगा और वही शादी कर लेंगे। दिव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो खुशी खुशी अपनी प्रेमी के साथ चल देती है। उसके बाद आकर वो रांची में उतरते हैं ट्रेन से, और रांची से उतरने के बाद वो एक दूसरी बस पकड़ते हैं और जहाँ खूंटी में उतरते हैं। खूंटी के बाद एक जगह पर वो दिव्या को बिठाता है और कहता है कि तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ कुछ काम से। वो जाता है, जो उसने पहले से तैयारी कर रखी थी, एक बैग में एक धारदार चाकू रखकर वापस आता है।
और दिव्या कहती भी है कि ये क्या है, कहाँ से लाए हो बैग? तो बोलता है मैं जब गया था तो कुछ सामान कहीं छोड़ कर गया था मेरे दोस्त के यहाँ, वही लेने गया था। शाम का वक्त हो चला था। वो बोलता है चलो अब घर चलते हैं, और दोनों पैदल घर के लिए निकलते हैं। अब जो नरेश होता है वो सुनसान एरिया की तरफ दिव्या को अपने साथ ले जा रहा था, क्योंकि वो वहीं का था, उसे हर जगह पता थी कहाँ कैसा माहौल है। दिव्या जब कहती है काफी दूर जाने के बाद कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, यहाँ तो कोई गांव बस्ती घर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो नरेश कहता है कि ये जो जंगल है इसको क्रॉस करके मेरा गांव दिखेगा, ये पहाड़ी एरिया की वजह से मेरा गांव दिखाई नहीं दे रहा। प्यार में अंधी दिव्या नरेश के साथ चल रही थी। तभी वो जंगल पहुंचते हैं और जंगल जाकर जो नरेश होता है वो कहता है कि मेरी इच्छा हो रही है तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की। गर्लफ्रेंड थी, लिव इन में रहती थी, वो एक बार भी विरोध नहीं करती, वो तैयार हो जाती है। उसके बाद उसी जंगल में नरेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और उसके तुरंत बाद ही वो अपने बैग से चाकू निकालकर दिव्या के सीने में घोंप देता है। दिव्या हैरान भरी नजरों से उसे देख रही थी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। नरेश खड़े खड़े वहीं तमाशा देख रहा था कि कब इसके प्राण निकलेंगे। दिव्या जमीन पर छटपटा रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नरेश के अंदर कोई भी दया नहीं थी, क्योंकि वो तो बस दिव्या को हटाने के प्लानिंग में था। थोड़ी ही देर के बाद दिव्या का दम टूट जाता है, और उसके बाद वहीं बैठकर नरेश उसके टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी कर देता है, लगभग 60 से 70 टुकड़े। और उसके बाद वो बैग में डालता है और हर एक टुकड़े को अलग अलग एरिया में थोड़ी दूर 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 में फेंक देता है, यही सोचकर कि जंगली एरिया है, इंसान तो यहाँ कोई आएगा नहीं, और जो ये मांस के टुकड़े हैं वो कुत्ते जानवर जो भी जंगली जानवर छोटे मोटे जो वहां घूमते रहते हैं वो उन टुकड़ों को खा जाएंगे, और किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। और जो बैग था वो दिव्या का जो अपने साथ वो लेकर गई थी, बिना चेक किए कि इसमें कोई आधार कार्ड वगैरह है, वो वही फेंक देता है। और इस तरीके से उसकी एक गलती की वजह से नरेश पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक प्रेमी ने अपनी न सिर्फ गर्लफ्रेंड की हत्या की बल्कि उसके विश्वास का कत्ल किया। एक तरफ वो एक लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है, और दूसरी तरफ एक लड़की की हत्या कर चुका है, और साथ ही उसकी खुद की जिंदगी अब सलाखों के पीछे गुजरेगी। दोस्तों, आज का समय बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। इंसान कत्ल करने के बारे में, उसे कत्ल करना ऐसा हो गया है जैसे कोई मजाक हो। पहले बहुत रेयर होता था कोई किसी का कत्ल करता था, लेकिन आज अपने ही अपनों का इतनी निर्दयता से कत्ल करते हैं कि हैरानी होती है सोच पर कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। खैर, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।